आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हर एक यूथ को, हर एक युवा को, उन युवाओं को जरूर सुनना और समझना चाहिए जो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं पर रहम करते हुए कुछ नौकरियों के पद सृजित किए, जिसमें शिक्षकों का पद था और उसमें बहुत सारे युवाओं को मौका मिला। लगभग 3000 युवा अब हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उनके भविष्य को अंधेरे में रख दिया है और इस पे सरकार का जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक समझ में आ रहा है। क्या है पूरा मामला, ये बीएड का क्या मामला है, उस पर डीएड का क्या मामला, पूरा मामला बड़ा विधिवत समझना चाहता था। तो मुझे लगा मैं यूथ को भी समझाऊं, हमारे छत्तीसगढ़, हमारे प्रदेश के साथ ही साथ प्रदेश के बाहर के लोगों को भी, और सरकार इस पे क्या कर रही है, क्या कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो सारी चीजों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। जगदलपुर के कोतवाली प्रांगण में खड़ा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे इन लोगों से बातचीत करें। बीएड के लोग हैं जो शिक्षक हैं, बस्तर में अलग अलग स्थानों पर पदस्थ हैं। कल देर रात जब इन्होंने अपने एक शहीद ही माना जाएगा, नौकरी के समय इनके एक महिला शिक्षिका का दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जुटे हुए थे। जब उनसे बातचीत हुई तो इनकी एक अलग कहानी सामने आई। मुझे लगा उस कहानी को सामने लाया जाए। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शुभम चंद्राकर है। शुभम जी, आप ये बताएं, ये सभी लोग बीएड के मार्फत ही सभी शिक्षक हैं ना, बीएड के थ्रू। आप ये बताएं कि अभी एक हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 शिक्षक जो बीएड के थ्रू जो शिक्षक बने, उनकी नौकरी खतरे में, या कहा जाए नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये क्या मामला है कुल, और ये कैसे शुरू हुआ, कैसे राजस्थान के किसी एक व्यक्ति ने पिटीशन दायर किया और केवल राजस्थान के लिए लेकिन पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया, तो थोड़ा सा विधिवत समझाएं आप, तिथिवार। और साथ ही साथ मैं आपको स्क्रीन पे इनके वो पत्र भी दिखाऊंगा जो आपने बना। जी सर, एक्चुअली सर अभी जो मुद्दा है, हम लोग बीएड के कैंडिडेट्स हैं, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था 2023 शिक्षक भर्ती में, तो हमने सभी चीज़ नियम अनुसार करा। ठीक है, मेरिट में स्थान लाया, मेरा खुद 200 के करीब रैंक है। ठीक है, और उस हिसाब से मेरिट के हिसाब से हमारी भर्ती हुई, सब चीज़ हुआ। फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट, हमको पता भी नहीं था कि केस लगा हुआ है, कुछ ऐसा राजस्थान में केस है, कुछ है जो मैं डिटेल से बताऊंगा। तो हमें वो सब डिटेल्स नहीं पता थे। हमने कई सालों की मेहनत करी, पहले 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद अलग से बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसको करने के समय आप कोई भी अदर चीज नहीं कर सकते, दूसरा जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स है। उसमें कॉलेज में जाके प्रॉपर अटेंड करना पड़ता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो वो सब हमने किया। उसके बाद टेट एक एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट और सीजीटेट, वो सब हमने क्लियर किया। इतनी मेहनत करने के बाद फिर शिक्षक भर्ती आई। शिक्षक भर्ती हमने क्लियर किया। कब आई शिक्षक भर्ती? 2023 में आई थी सर, 4 मई का नोटिफिकेशन था, 2023 4 मई 2023 का। तो इतना मेहनत करने के बाद हम वहां तक पहुंचे, मेरिट में अपना स्थान बनाए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका एज निकल गया, कई लोग ऐसे हैं जो अकेले घर चला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थिति है। एक मैडम तो अभी अब सामने श्रद्धांजलि दी, शहीद हो गई, उसके बारे में भी बताएंगे। और तो ये है कि अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में और सरकार के जो ये सब जो था उसके कारण हमारी जो नौकरी है और परिवार की जो जीवन यापन के का जो साधन हमारा नौकरी का जरिया है, वो सब एकदम अचानक से खतरे में आ गया। अब हमारे पास जीवन यापन के लिए और मतलब सरवाइव करने के लिए ऐसा हो गया कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसमें सर हमको ये समझ नहीं आता हमारी गलती क्या है। सबसे मेन बात ये तो ठीक है। हाँ। मैं वहां से समझना चाह रहा हूँ कि असल में हुआ कि आप लोगों की सबसे पहले ये कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया और कब आया, और उसमें कब पिटीशन दायर किया गया था राजस्थान? जी सर, मैं डिटेल से बताता हूँ। असल में 2018 में मोदी जी की सरकार के समय, केंद्र सरकार मोदी जी की थी, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आया एनसीटी का 2018 का नोटिफिकेशन। उसके पहले जो बीएड था वो एलिजिबल नहीं था। तो उस समय जो नोटिफिकेशन आया, एनसीटी एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन बनाती है कि किसी शिक्षक पद में जाने के लिए आपको क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो उस समय उसने अर्हता में बीएड को रखा, डीएड को रखा, साथ में बोला कि बीएड को ब्रिज कोर्स करा देंगे और उसके बाद उसको
वो प्राइमरी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। कौन डीएड को? बीएड अच्छा, बीएड भी था और बीएड को इंक्लूड किया गया। अच्छा पहले बीएड 2018 के पहले नहीं था और 2010 के पहले बीएड था। अच्छा 2010 में हटाया, 2018 में फिर लाया। फिर चले आया। जी 18 में लाया तो उसमें मोदी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। अभी आपने सुना होगा कि ये कांग्रेस का काम है, भाजपा का काम है। तो ये सरकार जो आपस में सरकारें हैं वो आपस में दोषारोपण कर रही हैं। असल में जो नोटिफिकेशन आया था वो मोदी जी की सरकार के समय ही आया था, ठीक है। और उसमें हम ये नहीं बोल रहे कि कोई गलत था, सही था, वो सही था। ब्रिज कोर्स का ये था। तो हुआ क्या कि ब्रिज कोर्स उसके बाद राजस्थान में एक केस लगा। राजस्थान में एक केस लगा कि वहाँ के कैंडिडेट थे, तो 2018 के नोटिफिकेशन में बीएड और डीएड दोनों को लेने का बात किया गया था, लेकिन फिर भी राजस्थान में ऐसा होता है कि डीएड के कैंडिडेट को वहाँ पे रखा जाता है, मतलब भर्ती जो निकलती है बीएड वालों को नहीं रखा जाता, तो बीएड वालों का हक वहाँ फिर कटता है। तो बीएड के एक कैंडिडेट रहते हैं देवेश शर्मा, और वो कुछ पेटिशनर के साथ जाते हैं हाई कोर्ट राजस्थान। तो राजस्थान हाई कोर्ट में 2021 में एक निर्णय आता है कि आपके पास ब्रिज कोर्स नहीं है और ये वो नहीं है, तो आप हम एक काम करते हैं कि ये इस नोटिफिकेशन को क्वैश कर देते हैं। मतलब जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था वो क्वैश किया जाता है, मतलब वो आज से अमान्य हो जाएगा। तब अब एनसीटी को, केंद्र सरकार को ये करना चाहिए था कि उसका नोटिफिकेशन हर एक स्टेट को भेजे, हर एक सेक्रेटरी साहब को भेजे और बताए, निर्देशित करे कि आज से इनको नहीं लेना है। तो वो चीज बिल्कुल नहीं किया गया, ठीक है। उसके कारण क्या है, अब तो हर राज्य है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, सब जगह भर्ती हो रही थी। तो सब तो बाध्य है उस नोटिफिकेशन के बेस पे। जब तक उनको नोटिस नहीं मिलेगा, सूचना नहीं मिलेगी, कोर्ट से थोड़ी ना नोटिस लेके, मतलब खुद से आएगा नोटिस। तो हर राज्य को नोटिफाई करना चाहिए था, तो वो उन्होंने नहीं किया। तो उस बेस पे 2021 का वो होता है। फिर राजस्थान में एक और अदर केस चलता है। उसी दौरान हमारी भर्ती जो है चलते रहती है, हमको तो नहीं पता रहता। ये जो राजस्थान का केस था, जो नोटिफिकेशन क्वैश हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। वही देवेश शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अच्छा, पहले हाई कोर्ट में गए हुए? हाँ, हाई कोर्ट में गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं कि ये हम इस निर्णय से वो नाखुश है, तो हम देवेश शर्मा जी क्या बीएड वाले हैं, डीएड वाले? बीएड वाले हैं सर। राजस्थान में डीएड वालों बस को लिया गया था। अच्छा। हाँ, तो हमारा हक जा रहा है करके वो गए थे कोर्ट। तो उस बीच में 4 मई 2023 को मतलब अब छत्तीसगढ़ में ये होता है कि ये जो 2018 का नोटिफिकेशन होता है, उसके बेस पे एक भर्ती ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट। छत्तीसगढ़ भर्ती नियम, छत्तीसगढ़ सर्विस रूल जो है 2019, वो बनाया जाता है 2019 में छत्तीसगढ़ में। इसी 2018 के नोटिफिकेशन के बेस पे जो केंद्र सरकार लाई थी, मोदी जी की सरकार लाई थी, उसी बेस पे बनाया जाता है। अब उसको बनाते हैं, ठीक है। उस बेस पे छत्तीसगढ़ का सर्विस नियम बनता है, जिसको गवर्नर जो होते हैं अब वो अनुमोदित करते हैं। बिना गवर्नर के अनुमोदन के कोई सर्विस रूल नहीं बनता। उसमें लिखा होता है कि किस किस गाइडलाइन के कारण क्या है, पीवीटीजीज हैं, और जो किसी को कुछ छूट देना है तो वो छूट वगैरह इंक्लूड करके वो गाइडलाइन के हिसाब से बनाते हैं। तो सर्विस नियम लागू हो गया। अब सर्विस नियम के हिसाब से भर्ती होती है, गाइडलाइन के हिसाब से जो बनी है, सर्विस नियम ही मेन होता है। तो सर्विस नियम के हिसाब से 2019 में शिक्षक भर्ती निकली, ठीक है। उसमें भी सहायक शिक्षक और लेक्चरर की भर्ती हुई। वो 2022 हो गया कंप्लीट होते होते, 2022 तक कंप्लीट हुआ। तो उस बीच में वो 2021 का नोटिफिकेशन क्वैश था, ठीक है। अच्छा। लेकिन किसी को नोटिफाई नहीं किया गया था, वो तो स्मूथली निकल गया 2023 तक। अब हमारी भर्ती आती है 4 मई 2023 को, एक भर्ती आती है हमारी भर्ती, जो उसमें क्या होता है, लेक्चरर, शिक्षक, सहायक शिक्षक, तीनों का नोटिफिकेशन एक ही दिन आता है। कितने पदों के लिए? टोटल 12,500 के अराउंड पद थे। तीनों का एक साथ नोटिफिकेशन आता है उसी सर्विस रूल के बेस पे, ठीक है। ठीक है। वो उस सर्विस रूल के बेस पे आता है। तो उसमें क्या है, वो छत्तीसगढ़ सरकार लाती है। तो उसके बाद हमारी भर्ती जो है वो आरंभ होती है। तो 23 मई को क्या होता है, फॉर्म फिलिंग का टाइम खत्म हो जाता है। तो फिर एक पेटिशनर होते हैं डीएड के तरफ से, वो जाके केस लगा देते हैं फॉर्म फिलिंग के बाद। अच्छा। हमारा फॉर्म फिलिंग बंद हो गया, उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट कर गए, फिर वो जाके केस लगा रहे हैं उसी हमारे मतलब इसके खिलाफ की 2021 में नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है, तो ये भर्ती ना लिया जाए और ये नोटिफिकेशन दिस दैट करके। और हमको पता ही नहीं है ना, हम तो कैंडिडेट कहाँ से जानेंगे, वो सरकार जानेगी और वो जानेंगे, ठीक है। तो हमको तो कुछ नहीं पता। हम तो उसके बाद फिर एग्जाम देते हैं। उसके बाद एक दिन रिजल्ट आ जाता है 2 जुलाई 2023 को। अब 2 जुलाई तक मेरिट लिस्ट वगैरह सब निकल जाता है। उसमें लेक्चरर का मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर टीचर का, शिक्षक का, 6 to 8 के होते हैं जो टीचर मिडिल स्कूल के, उसके बाद प्राइमरी के, ठीक है। तीनों का मेरिट लिस्ट निकलता है बराबर से। तब तक कोई दिक्कत नहीं होता।
और जो केस लगा होता है हाई कोर्ट में 23 मई के बाद जो केस लगाया जाता है 31 मई को भुवनेश्वर साहू भुवनेश्वर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जी, तो उसके बाद वो केस लगा देते हैं। तो हाई कोर्ट भी कुछ नोटिस नहीं करती। वहां से नोटिस आता तो चलो बोलते चलो ठीक है भाई, वहां से कुछ हुआ होगा तो सरकार उस समय उस हिसाब से निर्णय लेती। कुछ नहीं आया। उसके बाद क्या होता है कि हमारा मेरिट लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। काउंसलिंग स्टार्ट ऐसा होता है कि पहले लेक्चरर्स का लिया जाता है, जो उनका पे स्केल सबसे बड़ा है। अब किसी कैंडिडेट का तीनों में नाम है तो सबसे पहले लेक्चरर में जाएगा। तो पिछली भर्ती में सरकार को ये प्रॉब्लम हुई थी कि पहले नीचे की पद है जो असिस्टेंट टीचर किनका भर्ती कर रहे थे तो ऊपर के पद खाली चले जा रहे थे, तो भर्ती में समय भी लग रहा था और दिक्कत भी हो रही थी। तो क्या हुआ कि इस बार एकदम तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग करा के प्रॉपर लेक्चरर के पद से स्टार्ट करते हैं पद भरना। तो लेक्चरर का होता है कुछ चरण, पूरे लेक्चर कंप्लीट होता है, शिक्षक के कुछ चरण चलते हैं, लेक्चरर के बाद शिक्षक का पद भरा जाता है, फिर लास्ट में सहायक शिक्षक का पद भरा जाता है। तो हमारा पद जैसे ही हमारा काउंसलिंग चलता रहता है और मतलब अपॉइंटमेंट लेटर हमको नहीं मिला रहता, लेक्चरर का खत्म हुआ रहता है जस्ट, तो उस समय क्या होता है कि देवेश शर्मा जो जिसका मैं बात कर रहा था राजस्थान वाले केस का, ठीक है, जो चैलेंज करने राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को वहां सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसका अचानक से निर्णय आ जाता है। वो सिर्फ इतना बोलती है, वो अपॉइंटमेंट का बात नहीं करती। वो कब आया डिसीजन उसका? 11 अगस्त 2023 जी, हमारे मेरिट के बाद, जब तक सब कुछ हो चुका था। और ना हाई कोर्ट ने अभी तक कुछ नोटिस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है ना हमारे केस में। तो तब तक वो अचानक से वो निर्णय आ जाता है। ठीक, अब वो निर्णय आ गया, उसमें सिर्फ ये बोला गया कि हाई कोर्ट का निर्णय सही था, नोटिफिकेशन क्वेश्ड है। अच्छा। उसमें ये सब कुछ बात नहीं किया गया कि अपॉइंटमेंट वालों का क्या होगा। आज जिनकी भर्ती हो चुकी है, जिनका पूरा ब्लैंक, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। अच्छा। और यहाँ तक कि उस निर्णय में ये भी बोला गया, जो हमारे वकील है जो कोर्ट में बताया, कि भाई इसमें ये भी कहा गया है कि राजस्थान ने उस समय गलती की। उस समय उनको बीएड जब उस समय था तो उनको लेना चाहिए था, मौका देना चाहिए था राजस्थान हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जी। वो उसने माना हाई कोर्ट के निर्णय को, लेकिन बोला कि जब उस समय वो नियम लागू था तो उस समय राजस्थान को लेना चाहिए था बीएड को। ठीक है, लेकिन वो तो निर्णय आ गया, वो सब हो चुका। अब ये 11/8 का निर्णय आता है। फिर एक कैंडिडेट्स हैं डीएड की तरफ से, विकास कौशिक और कुछ पेटिशनर होते हैं, 11 लोग होते हैं ये कुल। उसमें से क्या होते हैं कि इन लोग, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ वो सरकार खुद अपने रिप्लाई में फाइल करी हुई। 11 लोग होते हैं, उसमें से 4 लोग जो होते हैं सिर्फ यही पेपर देते हैं, और 7 लोग का कोई नाम ही नहीं है मेरिट लिस्ट में, ना कहीं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अच्छा। और ये 4 लोग जो होते हैं, विकास कौशिक और ये अन्य जो हैं, इन लोग का सरकार के ही अकॉर्डिंग इन लोग का रैंक इतना नीचे है, वो मतलब इनके कैटेगरी वाइज 3000, 3500, 4000, इन लोग चाह के ही मेरिट में नहीं आ सकते। अगर प्रॉपर मेरिट के हिसाब से भर्ती हुई, हम लोग का जैसे भर्ती हुआ है 4 चरण हो चुका है, आज तक इनका नाम नहीं आया। अच्छा। ठीक है, तो ये सब जाके केस लगाते हैं 11/8 के निर्णय के बाद। और मतलब ये सब चरणबद्ध तरीके से करते हैं। पहले भुवनेश्वर साहू वाला आता है, फिर विकास कौशिक के डीएड के कैंडिडेट्स होते हैं, तो केस लगाते हैं। तो हाई कोर्ट में ये केस लगता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसमें हमको पार्टी नहीं बनाया जाता और एकाएक निर्णय दे दिया जाता है, एकाएक ये बोल दिया जाता है कि बीएड को काउंसलिंग से बाहर कर दो। अच्छा। हाँ, हम लोग को 21 अगस्त 2023 को ये बात ये हाई कोर्ट से बोला जाता है। फिर हम क्या है, हम लोग जो है बीएड के कैंडिडेट्स हैं, वो हम लोग केस लगाते हैं हरिशंकर देवांगन के नाम से, हरिशंकर देवांगन जी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, केस लगाते हैं तो उसका 29 अगस्त को निर्णय आता है। 29 अगस्त 2023 को निर्णय नहीं बोलना चाहिए, इंटरिम ऑर्डर आता है कि सिंस ये भर्ती ऑलरेडी चल रही थी तो इसको बीच में इंटरप्ट करना सही नहीं है, और जो भी ये अभी जो है प्रक्रिया चलने दिया जाए, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया जाता है और भर्ती को कंटिन्यू कराया जाता है। और बोला जाता है कि जो अंतिम निर्णय होगा वो इस मतलब जो हाई कोर्ट का जो पेटिशन लगा है विकास कौशिक भुवनेश्वर कुमार, उसके अधीन रहेगा। अच्छा। ठीक, तो फिर उसके बाद हमारा भर्ती शुरू होता है। शुरू हुआ तो इस सब के चक्कर में हमारा भर्ती भी लेट हुआ। एक तो लेक्चरर अपॉइंटमेंट हो रहा था, उसके बाद शिक्षक का फिर हमारा। अब हम यहाँ पे भी बिना बेमतलब के मतलब पीस रहे हैं ना। तो उसके बाद हमारी भर्ती हुई, काउंसलिंग शुरू हुआ। तो पहला अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है हम लोग को 22 सितंबर 2023 को पहला अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग चलते जाती है, अपॉइंटमेंट होता जाता है। तो उसके बाद हम लोग जॉब करते जाते हैं,
हाई कोर्ट में केस लड़ते जाते हैं। और उस समय भी हम लोग इतने मानसिक रूप से परेशान थे कि इतने मेहनत से जॉब पाए हैं, और इस बेस पे हम लोग क्या है, मतलब हर महीने, हर 15 दिन 20 दिन में हियरिंग आ रही है, 1.5 महीने में हियरिंग आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में अलग लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में अलग लड़ रहे हैं, मेरिट में स्थान बनाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद। तो हमारी उसी समय से मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, परेशान थी। मतलब हर महीने मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ हो रहा है, हमको सबसे मंत्री महोदय ये सबसे मिलने जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वकील के पास दौड़ रहे हैं, उनसे एडवाइस ले रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं साथ ही साथ। सैलरी मिल रही है? अभी तो सर सैलरी मिल रही है। तो उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है 2 अप्रैल को, ठीक है। वो निर्णय आता है देवेश शर्मा जजमेंट के बेस पे। अच्छा, राजस्थान वाला। तो उसमें ये बोला जाता है कि आप लोग मतलब आज से इलीगल हैं और प्राइमरी के लिए, अच्छा, और आपका नोटिफिकेशन भी इलीगल, ये सब ऐसा ऐसा बोल के बोला जाता है कि आप लोग को बाहर किया जाए, और एक नई उसी मेरिट लिस्ट से बाकी जो कैंडिडेट्स हैं बीएड को बाहर करके जो मेरिट लिस्ट बनेगी नई, सिर्फ डीएड्स की, तो डीएड वालों को उस हिसाब से वो दी जाए, भर्ती दी जाए। और जो आप लोगों की जो पोस्टिंग हो गई उसका क्या? वही सर, उसी में हमारा क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे डीएड वालों को लेंगे। हाँ, हमारे पद पे उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे डीएड वालों को लेने का डिसीजन आता है माननीय हाई कोर्ट का, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को चैलेंज करने, ठीक। अब उसको चैलेंज करने हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उससे पहले क्या होता है कि 2 अप्रैल को हमारा जजमेंट आता है, उससे पहले देवेश शर्मा जी का जो पिटीशन रहता है उसको लेके जाती है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में भी एक सिमिलर केस चल रहा था ऐसा ही। अच्छा, क्योंकि आदेश तो हर जगह होगा, सुप्रीम कोर्ट का है तो पूरे देश। तो यही मोदी जी का जो केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन आया था एनसीटी 2018 का, उसी के बेस पे बहुत सारी भर्ती फंसी हुई थी, ठीक है। कि अचानक से भाई वो एक दिन में क्वैश कर दिए, पुरानी भर्ती चल रही है, उनका क्या होगा, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार में भी सिमिलर केस होता है। 11/8 के पहले कुछ भर्तियां हुई रहती है, 11/8 के बाद हुई रहती है। तो मध्य प्रदेश सरकार एक्टिवली केंद्र राज्य से मतलब अच्छे से, तुषार मेहता जी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार रिप्रेजेंट करती है, सरकार करती, सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे केस लड़ते हैं। और ये होता है उसका निर्णय कि आज से मतलब पहले ये पेच फंसा था कि किस डेट को माना जाए, 2018 को माना जाए जिस दिन एनसीटी का नोटिफिकेशन आया था, या तो 2021 को माना जाए जिस दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वेश किया था, या तो 11 अगस्त को माना जाए। तो उस दिन क्या है, जो देवेश शर्मा वाले केस में का रिव्यू कराने के लिए एमए फाइल किए थे, तो राजस्थान सरकार लेके गई थी, वो एमए फाइल करी थी कि भाई क्लियर करो आप, ठीक है, हमारे बच्चे भी यहाँ, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी है यहाँ, तो उनकी भर्ती हुई है, तो हम इसको क्या करें, ठीक है। हाईकोर्ट में उनका ऑलरेडी केस चल रहा था, तो उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट चली गई इसी देवेश शर्मा वाले केस के एमए लगाने के लिए। तब वहां पे ये होता है कि वहां पे ये डिसाइड होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कि आज से मतलब जो है इनको लिमिटेड प्रोस्पेक्टिव मान के ये उसको मतलब 11 अगस्त वाले डेट को थोड़ा सा कोर्ट जो है बोलती है कि इनको इक्विटी दिया जाए। मतलब इसमें कैंडिडेट्स की तो कोई गलती नहीं है, राजस्थान के केस में बोलती है कि इसमें कैंडिडेट्स की, सॉरी एमपी के केस में बोलती है कि इनमें कोई कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, और शायद इनका मतलब जो अपॉइंटमेंट है इस बेस पे हुआ, नोटिफिकेशन के बेस पे, दिस दैट, और फिर बोलती है कि इनको इक्विटी ग्रांट किया जाए। ये एमपी वाले मामले में, हाँ, इक्विटी, उनको इक्विटी देती है। इक्विटी ये बोल के देती है कि मतलब ये तो मतलब एक तरह से उनका गलती नहीं था ना कोई, वो तो अपना विधिवत हमारे समान ही आए थे, ठीक है। तो जो भर्ती है उनको इक्विटी दे देती। इक्विटी मतलब असमान को समान करने का जो बात है वो उसी को इक्विटी बोलते हैं। अब असमान हो गया ना, तो समान करके उनको इक्विटी ग्रांट करके सरकार, कोर्ट ये क्लियर करती है कि 11/8 के पहले जो अपॉइंटेड थे और तो उनको जो है राहत दी जाए और उन सबका अपॉइंटमेंट सेफ रहेगा। और छत्तीसगढ़ का वो बताता हूँ सर। तो जो ये जो मध्य प्रदेश सरकार लेके जाती है उसमें ये क्लियर किया जाता है, और ये भी बोला जाता है कि इनको 1 साल के अंदर यही जो एनसीटी है वो ब्रिज कोर्स डिजाइन करे और इनको 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कराए एमपी वालों। हाँ, और नहीं करा पाते हैं तो 1 साल के अंदर फिर इनको सर्विस से बाहर करना पड़ेगा। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था, मतलब एक ऑप्शन दे रही है उनको। हाँ, एक ऑप्शन दे दी। वो तीन डेट फंसा हुआ था, मैं जो आपको बताया 3 डेट 2018 से लागू होगा,
या 2021 से या 2011-2023 से। अब आता है हमारा केस, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट SLP लेके कि भाई हमारे लिए हमको इस ऑर्डर पे स्टे चाहिए। हम कैंडिडेट्स जाते हैं अलग से और सरकार हमारे सरकार जो, हम तो सरकार के ही कर्मचारी है ना, तो सरकार भी हमें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो उससे वो क्या मांगती है, स्टे मांगती है कि उस हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगे और हमको फिर हमारी सुनवाई हो हमारे बात पे। तो सरकार भी यही कंटेंट करती है, भाई इनकी क्या गलती है, हम तो सर्विस रूल के बेस पे भर्ती लिए हैं। ठीक है, सर्विस रूल तो था ना, आपको नोटिफिकेशन आप एक दिन क्वेश्चन कर दिए, लेकिन वो तो था। तो वो सब बात जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट में जो क्या है सब चीज सुनती है, 4-5 घंटे का बहस होता है, फिर वो जो हमारा जो केस है उसको डिसमिस कर देती है सुप्रीम कोर्ट में। SLP हमारी डिसमिस कर देती है 4-5 घंटे के बहस के बाद। उसमें हम लोग हर प्रकार की बात रख चुके थे, ये भी बात रख चुके थे कि भाई हमारी गलती क्या है, हमने तो कोई गलती नहीं किया। ठीक है, तो वो सब चीज ठीक था, लेकिन ऑलरेडी एक वो जो MP वाले जो क्लैरिफिकेशन करवा के ले गए थे देवेश शर्मा में, तो देवेश शर्मा जजमेंट में, तो उसके बेस पे 11/8 के पहले हुआ है अपॉइंटमेंट, तो उनको सेफ रखा जा सकता है, आप लोग नहीं है, ऐसा कुछ है। मतलब उस हिसाब से फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है SLP डिसमिस कर देती है। तो अब SLP डिसमिस करने से ये हुआ कि अब हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू हो जाएगा। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू एज इट इज होता है, तो हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे तो सीधा सीधी नौकरी पे खतरा है। अभी सरकार ने अभी कोई वो नहीं लिया है, मतलब उस ऑर्डर के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया हमें बाहर निकालने का, जो भी करने का, लेकिन हम लोग तो खौफ में जी रहे हैं, कल के दिन कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं कि सर हमारी गलती क्या है, हमने तो कुछ किया नहीं, हम लोग सब सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया। और ये भी बात है, आप लोगों जो हाई कोर्ट का और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ रहा है उस आधार पे आप लोगों को लग रहा है हाँ, अब कि हम कभी भी जा सकते हैं, हम कभी भी निकल सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो अगर लागू हो जाता है तो हम तो सीधी मतलब खतरे में है ना, कुछ भी हो सकता है। कितने हजार है? 3000 लोग हैं आप लोग? 3000। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं? सर मैं बस्तर ब्लॉक में हूँ और बस्तर ब्लॉक के राजपुर में मेरा पोस्टिंग है। कब से हैं आप यहाँ पर? अब ये हमारा 11वां मंथ है सर, मतलब 11 महीने से ज्यादा हो गए हमको काम करते हुए, और लगातार हम लोगों ने इस दौरान 2 चुनाव भी दोनों जो हाँ जी संपन्न कराया, बहुत अच्छे से संपन्न कराया है। अच्छा। सर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे बात करूंगा। जैसे योग्यता पे लगातार सवाल आता रहा है कि B.Ed जो है वो अयोग्य है प्राइमरी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। तो मेरा ये कहना है सर, जो D.Ed वाले जो प्राइमरी में जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने का काम भी जो है वो B.Ed के अभ्यर्थी ही करते हैं। तो अगर मैं ये बता रहा हूँ सामने वाले को कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो क्या मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज ये कि आप ये NCT जिसकी बात कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये जो डिसाइड करते हैं, उन्होंने एक और काम किया था कि 2018 के पहले जितनी भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें से कुछ प्रशिक्षित थे और कुछ अप्रशिक्षित थे। तो उनको NIOS के माध्यम से, ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको ये कहा गया कि आप लोग ब्रिज कोर्स करिए और फिर आप योग्य हो जाएंगे। और उस ब्रिज कोर्स का ये था सर कि 2 साल का ब्रिज कोर्स था, और ड्यू टू इलेक्शंस और सारी चीजों के कारण उसको 18 महीने में ही खत्म कर दिया गया। अच्छा। अब वो देखिए, उसमें NIOS को मेन तो वो था गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन उसमें प्राइवेट जो अभ्यर्थी थे, ये जो प्राइवेट टीचर्स थे, उनको भी अलाउ किया गया और उसके एवज में उनसे फीस भी ली गई। अब वो जो फीस दिए थे अभ्यर्थी, उनको 2 साल के लिए उन्होंने 12,000 के आसपास, 6,000 पर ईयर के हिसाब से उन्होंने फीस दी थी। अब 2019 की भर्ती में B.Ed जो है प्राइमरी है ना, अपर प्राइमरी और बाकी सारी चीजों के लिए अलाउड था। छत्तीसगढ़ में अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें B.Ed शुरू से प्राइमरी के लिए अलाउड था, और यहाँ तक कि जो हमारी भर्ती भी हुई है उसमें भी B.Ed जो है प्राइमरी के लिए अलाउड था। और ये बताना चाहूंगा सर कि जब कोई बच्चा या कोई अभ्यर्थी जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो नोटिफिकेशन देख के ही करता है। तो हम लोगों ने एक लंबा समय प्रिपरेशन को दिया, हम लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट जो आया उसमें भी हम लोगों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। तो वो जो लोग जो योग्यता पे सवाल उठाते हैं कि नहीं ये इसमें हमको मिलना चाहिए, मेरा उनसे कोई मतलब व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ उसी चीज की पढ़ाई की है 2 साल, तो जब आपने उस चीज की पढ़ाई की है तो आपको मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की है। तो वही चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग्यता जो है हमारे पास है। यहाँ तक कि 40 दिन का जो NIOS का प्रोग्राम हुआ था प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए,
40 दिन उसमें जो कांटेक्ट क्लास लगी थी, तो वो कांटेक्ट क्लास के माध्यम से आपने ये मान लिया कि नहीं अब ये हो गए हैं, और उसमें हम लोग जो हैं जो 2 साल का प्रशिक्षण लिए हैं बीएड के माध्यम से, उसके अलावा हमारी लगातार ट्रेनिंग हुई है ज्वाइनिंग के पश्चात, जिसमें बहुभाषा की ट्रेनिंग हो गई, एफएलएन संबंधी फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिसी की जो है, और उसके अलावा अन्य जो है प्राइवेट डाइट का है, वो तो बहुत सारे हमारी ट्रेनिंग लगभग 1 महीने से ज्यादा की ट्रेनिंग हम लोग भी कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली जब आप ट्रेनिंग इसीलिए करा रहे हो कि बच्चों को हम बेहतर शिक्षा दे सके, तो वो ट्रेनिंग हम लोगों ने ली है और हमारा प्रदर्शन भी सभी ट्रेनिंग में बहुत बेहतर है। ये किसी भी प्रशिक्षक से पूछेंगे अगर गवर्नमेंट, तो उनको पता चलेगा कि कितना बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल। अभी हम लोग नवोदय का भी एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे लोग निकाले थे उससे, कांकेर बस्तर पूरे डिवीजन में बहुत सारे बच्चे लोग क्रैक किए और निकाले, क्योंकि हम ही लोग पढ़ा रहे थे सर, क्योंकि हम लोग की अलग अलग बैच लग रही थी, हर हफ्ते क्लासेस लगती थी, हम लोग लेते थे सर बच्चे लोग की नवोदय की क्लास। अच्छा, क्या कारण लगता है कि जैसे एमपी की जो गवर्नमेंट जी, जी। वो अपने लोगों को बचा लेगी, जी। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कहाँ फेल हो जा रही है? सर मैं इस पे तो ये कहूंगा, अभी तक हमारा जो स्टैंड है, हमारे यहाँ स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है हमारे प्रति, हमको अभी तक तो सकारात्मक ही लगा है कि जहां जहां हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सकारात्मक एक बात आई है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और यही हम चाहते हैं कि अगर डीएड के पक्ष में फैसला आया है, उनको बिल्कुल नियुक्ति दी जाए, परंतु हमारी कहाँ पे गलती है ये सरकार हमें बताए कि हमने नोटिफिकेशन के बेसिस पे सारी चीजें की, हमने सारी जो एलिजिबिलिटी थी वो फुलफिल किया, तब जाके हम एग्जाम में बैठे, फिर हमने मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है वो पाया, उसके बेसिस पे हम काम भी कर रहे हैं और हमारे काम में कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार चाहे वो हेडमास्टर हो, उनसे फीडबैक लिया, सीएससी जो है या जिनसे भी, हाँ गाँव के लोगों से ये फीडबैक लिया जा सकता है। और जो ये अगर आप पता करेंगे इसकी वहां तक तो प्रक्रिया पहुंचेगी, कारण ये है कि नौकरी से आप लोग को इसलिए नहीं निकाला जाएगा कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। भाई नौकरी से निकालने का प्रक्रिया तो ये क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो पिटीशन जो दायर किया गया, जो आदेश आया उस आधार पर भाई इसलिए थोड़ी निकाला जा रहा है कि आप लोग काम अच्छा नहीं कर रहे, तो उसमें जाके कोई उसमें वेरीफाई तो करेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कोर्ट में सरकार ने बात अपनी अच्छे से नहीं रखी क्या? हाँ, यही हुआ है सर कि शुरू में इस चीज पे उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। तो अभी हमारी सरकार से यही मांग है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसके एवज पे आप हमारी नौकरियां जो है वो बचा सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ 3000 लोगों की नहीं है, 3000 लोगों से जुड़े कई हजार और अन्य लोग हैं। तो ये सारे लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं इस चीजों से। अभी जो मैम हमारी जो जिनका डिमाइस हुआ है एक्सीडेंट में, कहीं ना कहीं वो इसी की वजह से कि अगर वो मानसिक रूप से एक तनाव में थी, ज्ञापन सौंप के वापस आ रही थी, जिसके हाँ ज्ञापन सौंप के वापस आ रही थी। कार्यक्रम के बारे में बता दूं थोड़ा, ये जो था ज्ञापन कार्यक्रम था वो पूरे बस्तर संभाग के, पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग के पूरा 13 जिलों में हुआ था। और इसमें मुख्यमंत्री जी के नाम हमारी सेवा सुरक्षित करे, इस नाम से मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर जी को ज्ञापन देने गए थे। तो हर जिला कलेक्ट्रेट में 200 से 300 लोग उपस्थित थे और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिए। और वापस आते समय हेमा मैडम का दंतेवाड़ा की जिला कलेक्ट्रेट से वापस आ रही थी, तो वापस आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, देहांत हो गया। सर वही कारण है कि मेरी गलती क्या है, और ऐसे दिमाग में चलते रहता है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं। वो जो उसमें उनकी जो दुर्घटना हुई है उसके प्रत्यक्षदर्शी मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि कोई पिकअप गाड़ी मार के चला गया। वो ऐसा नहीं कोई गलत गाड़ी नहीं चला रही थी, हाँ मतलब वो ऐसा नहीं कोई मानसिक संतुलन या दिमाग में कुछ सोचती, ऐसा नहीं है कोई गाड़ी ले जाके कहीं गई, दूसरी गाड़ी की लापरवाही से उनकी दुखद। लेकिन सर एक मन में तो, हाँ मन में वो, लेकिन मतलब हम उसको ऐसे ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा किसी चीज को गलत एंगल ना कि वो दिमागी रूप से परेशान थी, क्योंकि वो पिकअप वाले की गलती थी। वो तो अपने रास्ते से मैम सही जा रही थी, वो पिकअप वाले की गलती थी, उसने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाती। अब हम उसमें इसको जोड़ देंगे तो ये भी ठीक नहीं, तो बात है वाजिब बात। तो सर कभी भी क्लास जो है वो बीएड और डीएड का था ही नहीं, एनसीटी जो है वो लगातार अपने नियमों में संशोधन कर रही है, तो उनको एक क्लियर नोटिफिकेशन जारी करना बहुत जरूरी था। एनसीटी जैसे अब एनआईओएस के बारे में मैंने बताया कि एनआईओएस जो है वो 2019 की भर्ती में एलिजिबल था, और फिर उसके बाद 2023 की भर्ती में भी वो एलिजिबल माना गया, लेकिन उसके बाद आपने एलिजिबिलिटी खत्म कर दी। तो अगर एक शिक्षक जिसकी उम्र 32 साल थी, उन्होंने एनआईओएस को मान लिया कि नहीं अब मैं तो एलिजिबल हूँ प्राइमरी और अपर प्राइमरी में एग्जाम देने के लिए, और वो आगे अपना काम करते रहे, अगर उनका लग गया 2019 में बेहतर है, नहीं लगा तो उनको ये नहीं आया मन में कि हम कहीं और से और कुछ कर ले, उनको ये था कि हाँ हम एलिजिबल हैं। अब 2023 में भी उनको ये एलिजिबल माना गया।
लेकिन अचानक 2023 के बाद जो 11 अगस्त के जजमेंट के बाद ही उनको भी हमारे साथ बीएड को जैसे अमान्य किया गया, एनआईओएस को भी ये बोल के अमान्य किया गया कि आपकी जो अवधि थी वो 24 महीने की नहीं थी, 2 वर्ष का आपने पूरा नहीं किया है, 18 महीने का आपने जो किया है, तो अल्टीमेटली आप 18 महीने किसकी गलती थी? हाँ, ये सरकार की ही है, एनसीटी की ही गलती है। तो भी उनके ऊपर ठोक हाँ दिया जी, आपने फीस लिया, सारी चीजें की, तो अब ये एनआईएएस के अभ्यर्थी कि मान लीजिए 2018 में जिन्होंने चालू किया था वो करना, अगर उनकी उम्र 32 थी तो आज 6 वर्ष बाद वो 38 साल के हो गए, अब वो नया कोर्स भी नहीं कर सकते हैं और ना नई भर्ती के लिए वो प्रिपरेशन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही सारी चीजें सेम मैं ये बोलना चाहता हूँ जो भर्ती हुई है सर, कि हम अगर चाहती पिछली गवर्नमेंट में जैसे 2019 की भर्ती में चालू हुआ था प्राइमरी से जो फिलअप होना, इस बार जो हुआ वो ऊपर के पदों से हुआ, लेक्चरर से हुआ, तो अगर लेक्चरर से हुआ तो हमको डिले हुआ, अगर प्राइमरी से वो स्टार्ट करते तो हम 11 अगस्त के पहले हमारी भी भर्ती हो जाती, तो ये पछड़े में हम बिल्कुल भी नहीं फंसते। तो ये चीज तो सर जी बताइए। जी मैं आखिर ये जानना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए वीडियो समझना चाह रहा था जी इस पे बहुत लोगों ने समाचार बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के सारे यूथ इस वीडियो को देख के समझे कि क्या समस्या सिर्फ 3000 लोगों की समस्या नहीं है, ये समस्या सारे बेरोजगार युवाओं की है। क्योंकि आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी की तलाश में हो या प्रिपरेशन कर रहे हो तो सरकार आपके साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है, या सरकार आपके साथ कड़ाई से खड़ी ना हो, क्योंकि एमपी में अगर इसी मामले में निर्णय उनके पक्ष में आता है और छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है कि आप लोगों की सेवा समाप्ति की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर उस तरह से आ रहा है कि अब आप लोग वैध नहीं है, मान्य नहीं है, तो हो सकता है कि कभी भी हटाए जा सकते हैं। एसआई की भर्ती के तो लिस्ट अभी तक जारी नहीं किए गए, उसको लेकर जो यूथ तैयारी कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। 3000 बच्चे जो शिक्षक हैं जिन्होंने लगभग 11 महीने से अपनी सर्विस दी है, जब आप लोगों को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी जी जी सर जी, और कांग्रेस जब की नौकरी सरकार लगी तब बीजेपी की जी सरकार है। जी। कहीं ये भी एक वजह है क्या कि ये लोग नहीं, एक्चुअली सर क्या हुआ, उस समय चेंज हो रहा था सरकार, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस के समय हम लोग का ज्वाइनिंग हो चुका था, 28 सितंबर को ज्वाइनिंग हुआ, कई लोग का 22 सितंबर को ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद हम लोग काउंसलिंग चली, 4th काउंसलिंग चली, तो उस समय बीजेपी सरकार थी, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों का काउंसलिंग हुआ है, तो उसमें तो कोई वैसा सर ये जो नहीं है। सरकार वाला है उसके बारे में डिटेल से बताना चाहूंगा। जो सबसे पहला जो शॉर्ट में बताएं, हाँ, वही शॉर्ट में बोलूं तो एनसीटी का गैजेट जो था वो तो केंद्र की मोदी सरकार ने ही बनाया था ना, वो अभी भी तो है, वही सरकार भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और जो पहली 2 चरण की जो काउंसलिंग हुई थी, जो दो चरण की काउंसलिंग हुई थी, वो कांग्रेस सरकार ने लिया था। अगर पार्टी की बात करें तो अगले 2 चरण की तो भाजपा ने ली, ठीक है। तो ये सरकार के ब्लेम करने से सर कुछ नहीं होगा, गलती तो नहीं, मैं अपने मन की बात है। एक अभ्यर्थी के तौर पर हमको कोई मतलब नहीं है सर कि सरकार किसकी थी और अभी भी किसकी है ना, हमको अपने रोजगार से मतलब है। और एक लंबा समय प्रिपरेशन के बाद जब एक जॉब मिल जाती है, मैं बताना चाहूंगा कि जो ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी के जितने भी कैंडिडेट हैं, एक क्राइटेरिया जो है वो सबके लिए डिसाइडेड है और वो क्राइटेरिया फुलफिल करना सबके लिए आसान नहीं है। तो जब वो सारी क्राइटेरियाज को आप फुलफिल करके एक लंबे समय के बाद जब कोई वैकेंसी आती है, आप देख रहे हैं कि लगातार, और इसमें मैं एसआई भर्ती को भी ऐड करना चाहूंगा, 6 साल पहले उनका एग्जामिनेशन हुआ था, अभी तक उनकी जो नियुक्ति है वो नहीं हो पाई है। तो इस दौरान अगर कोई नियम में संशोधन होता है एसआई भर्ती को लेकर, चाहे हाइट में हो चाहे रनिंग के टाइम में हो, तो क्या उसको इनके ऊपर अप्लाई किया जाए? वो नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जी बिल्कुल। तो हम उसी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे हमारी नौकरी लगी है और हम बस यही चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन पार कर लिया है और जो हम अपने मेरिट में लाके अभी जो 11 महीने लगभग जो है हम सेवा दे रहे हैं और सारे चीजों को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, जितने भी हमको आते हैं काम, हम बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कर रहे हैं। तो हमारी जो पद है उसको किसी भी तरीके से बचाया जाए, यही हमारा सरकार से निवेदन है। ठीक है, तो शुभ नाम क्या है आपका? सर नौरीन खान। और आप कहाँ हैं अभी? मैं चारामा में अभी पोस्टेड हूँ। अच्छा जी जी। और क्या लगता है आपको कि सरकार अगर स्टैंड ले तो बचाई जा सकती है आप लोगों जी, की? सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो बचा सकती है हमको। वो कल कोई बता रहा था अध्यादेश वाला, क्या मसला कैसे? वो अध्यादेश लाके एक तो वो कर सकती है, हमारे पोस्ट को सेव कर सकती है, या हमको 2 साल का डीएड करा सकती है डिपार्टमेंटल, या तो फिर हमारा समायोजन भी कर सकती है। ऐसे हमारे पास है ऑप्शंस, और वो सरकार को ज्यादा बेटर पता है वो ऑप्शंस। वो भी उस कंडीशन में जब किसी शिक्षक ने मुझे बताया, हालांकि मुझे आंकड़े पसंद नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा, कि बस्तर में ही बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक है,
ऐसी परिस्थितियों में भी अगर शिक्षकों की नौकरियां जाती हैं, हालांकि अभी राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है कि इन सभी की नौकरियां जा चुकी हैं या चली जाएंगी, डर है बीएड के सारे शिक्षकों के मन में और इसी वजह से सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। 3000 का आंकड़ा है और छोटा आंकड़ा नहीं होता किसी भी प्रदेश के लिए कि 3000 नौकरी वाले युवाओं की नौकरियां चली जाएं एक झटके में, वो भी किसी दूसरे के पिटीशन पर बिना ढंग से सुनवाई हुए, क्योंकि सरकार ने अपनी बात ढंग से रखी नहीं, ईमानदारी से नहीं रखी होती तो मध्य प्रदेश की तरह इनके साथ भी सरकार खड़ी होती है। लोग बताते कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी नौकरी नहीं जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या, मैं थोड़ी बीएड किया हूँ ना मेरी नौकरी जा रही है, तो ये बातचीत उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने बहुत विधिवत समझने की कोशिश की ताकि मैं भी समझूं और आप भी इस वीडियो को देखकर समझें कि जब आपके घर का यूथ या आपके घर का बच्चा भी अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा तो सरकार ऐसे नोटिफिकेशन और बदलते नियमावली के तहत कभी भी उसकी नौकरी छीन सकती है। युवा का भविष्य नौकरी है और देश का भविष्य युवा है, तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, इसलिए इस बातचीत को किया गया, विधिवत किया गया। लंबा है लेकिन बहुत जरूरी बातचीत है। अगर आपको लगे कि हर युवा तक ये बात पहुंचनी चाहिए और सरकार से हर किसी को मांग करनी चाहिए कि ये सिर्फ 3000 नहीं, आगे जाकर आप हो सकता है 30,000 युवाओं के साथ ऐसा कर दें, तो हर किसी को आपको इनके साथ खड़े होकर आवाज उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे तथ्यात्मक बातचीत है तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।